अब आप समझे कि भाई 2 यूनिट CO2 और 3 यूनिट वाटर के लिए लाइट की जो ऑप्टिमम वैल्यू थी ना वो 2 यूनिट थी, और आ कितनी रही थी ऑप्टिमम से। और जैसे मैंने उसको क्या किया तो रेट सही है। चलो जी, एनसीईआरटी खोलेंगे बच्चे, पेज नंबर 221, 221 एनसीईआरटी। तो 221 नंबर पेज पे आप देखो बच्चे, जो टेबल दी गई है ना पूरे पेज में, टेबल ही तो है पूरे पेज में, है ना। उस टेबल के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले, ठीक है। इसमें क्या इनिशियल कार्बोक्सिलेशन पूछा है। टेबल में एक बात का ध्यान रखो आप, जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, उसमें तो लिखे गए हैं करेक्टर, सेकंड कॉलम में C3 प्लांट के करेक्टर लिखने हैं, थर्ड में C4 के, और फोर्थ में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से लिखो, ठीक है। अब हमारे पास देखो ऑप्शन में क्या क्या है, मीजोफिल सेल है, बंडल शीथ सेल है, और बोथ है। अब हमसे पूछा गया इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। आप बताइए कि भाई हम जब C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो C4 प्लांट में दो तरह की सेल होती हैं, एक मीजोफिल सेल होती है और एक बंडल शीथ होती है, सही है। तो पहली बार CO2 आकर PEP के साथ जुड़कर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है तो एटमॉस्फेरिक CO2 जुड़ती है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको इनिशियल, प्राइमरी और फर्स्ट, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी ना अपनी, कि प्राइमरी, इनिशियल और फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में होता है। फिर उसके बाद जब बंडल शीथ सेल्स में आते हो तो यहां मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है, तो CO2 निकलता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है। और फिर क्लोरोप्लास्ट में केल्विन साइकिल चलते टाइम फिर से कार्बोक्सिलेशन होता है। तो अगर बोला जाए री कार्बोक्सिलेशन, फाइनल कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, तो आंसर आएगा बच्चे बंडल शीथ सेल्स का क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर पूछा गया इनिशियल, प्राइमरी, फर्स्ट, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 को जुड़ने की बात हो रही है, तो आंसर क्या आएगा C4 प्लांट्स में। और बंडल शीथ में तो होता ही, उसमें C3 प्लांट्स में तो होता ही मीजोफिल है। क्लियर है बात या नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 काउंट करो ऊपर से टेबल के अंदर। अमन तिवारी, एनसीईआरटी कहाँ है? कल भी नहीं थी, कल भी एनसीईआरटी नहीं थी बेटा, ऐसे मत कर, है ना। बिना एनसीईआरटी के, बिना स्टडी मटेरियल के क्लास में एंटर होने का मतलब ही नहीं बनता कोई। आप देखिए बच्चे, पेज नंबर 221 टेबल चल रही है, क्वेश्चन नंबर 9 काउंट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? डज द प्लांट हैव, 8 नंबर में लिखा है डज द प्लांट हैव रुबिस्को। क्या C3 में रुबिस्को है? क्या C4 में है? बोलो, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैज रुबिस्को। तो दोनों में यस यस आएगा। लेकिन डज द प्लांट हैव पेप्केज? C3 में C3 और C4 यस सर। क्यों? स्टोमेटा ओपनिंग में गार्ड सेल्स में हेल्प करता है। सही है बात या नहीं? हो गई था डिस्कशन अपना। और उसके बाद अपने हुई थी क्वेश्चन नंबर 11 की बात, और इसमें मैंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको मीडियम बताई थी। लो नहीं लिखना, क्योंकि 25% तक लो होता है, 75% तक तो होता ही है, इसलिए आप मीडियम रेट लिखेंगे, है ना। और बाकी कोई टेबल में आपको प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ दीजिए एक बार आप। हाँ, फिक्स CO2, तो C4 प्लांट्स में 2, यहाँ भी CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। फिक्सेशन मतलब होता है गैस फॉर्म का कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो यहाँ भी फिक्सेशन हो रहा है जिससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। और इधर भी फिक्सेशन होता है केल्विन साइकिल में, RuBp में CO2 जुड़ती है तो PCA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कीटो एसिड से। तो C4 प्लांट्स में फिक्सेशन 2 टाइप की सेल्स में, और मीजोफिल सेल्स सिर्फ एक ही तरह की सेल्स होती हैं बच्चे C3 प्लांट में फिक्सेशन के लिए। और बताइए, बस कैम पढ़ लिए थे हमने। हाँ बेटा, चलो फिर आज बात हम करने वाले हैं किसकी? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो शुरू करें। बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है बच्चे। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की, तो आपको 2 तरह के फैक्टर याद करने हैं। एक आप याद करिए
एक्सटर्नल बोलिए या एनवायरमेंटल बोलिए, ठीक है। और दूसरे आप बताइए इंटरनल, क्या बोलेंगे, इंटरनल, या बोलिए प्लांट फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स और प्लांट फैक्टर। अब एक्सटर्नल में एनसीईआरटी ने हमें 4 पढ़ाए, बोलो लाइट, बोलो CO2, बोलो टेम्परेचर, बोलो वाटर। तो हमारे सिलेबस में 4 एक्सटर्नल फैक्टर हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमें पढ़ने हैं, और बाकी इंटरनल फैक्टर एनसीईआरटी ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखे भी हैं हमारे लिए। उसमें जैसे बच्चे हम कहें, आप बताइए नंबर ऑफ लीव्स, अगर लीव्स प्लांट में ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस भी, और लीव्स कम तो फोटोसिंथेसिस। तो नंबर ऑफ लीव्स अगर ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस, और नंबर ऑफ लीव्स कम तो फोटोसिंथेसिस कम, सही है। दूसरा आप बताइए साइज ऑफ लीफ, अगर लीफ का साइज बड़ा तो फोटोसिंथेसिस, लीफ का साइज छोटा तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तीसरा बताइए एज ऑफ लीफ, लीफ अगर यंग है, एज कम है लीफ की, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और एज अगर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, सही है। बोलिए इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, CO2 कंसंट्रेशन दो तरह से याद करो। एक तो एक्सटर्नल, बोलो ये तो एटमॉस्फेरिक CO2 की बात है जो एक्सटर्नल फैक्टर में लिखी है। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट सेल है ना लीफ की, वो खुद भी तो रेस्पायर करती हैं, और वो जब रेस्पायर करती हैं तो CO2 बनाती हैं, तो उनसे बनने वाली CO2 जो है उसको हम इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कहेंगे, जो प्लांट की लीफ की सेल्स खुद बनाएंगी अपने रेस्पिरेशन से। तो उसकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस पर इसका इफेक्ट आता है। पूछो कैसे, मैं CO2 पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है बात या नहीं। एक आपको याद करना है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन के साथ अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। बताइए कि अगर अमाउंट क्लोरोफिल की क्या है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी, और अगर अमाउंट क्या है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बताओ कलरफुल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे या ग्रीन प्लांट्स? हाँ, और एक आपको याद करना है अमाउंट ऑफ स्टोर फूड। बोलो अगर स्टोर फूड हो ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस कम, और अगर स्टोर फूड हो कम तो फोटोसिंथेसिस भी। आप जैसे मान लीजिए रूम लेके रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, और एक टाइम में आप 4 रोटियां खाते हैं, और आपने जब आज सुबह रोटियां बनाई तो बन गई 8 या बन गई 6, कितनी बन गई? तो बोलो 4 तो खा ली, बची कितनी? वो हमने रख ली कि शाम को खा लेंगे। अब बताओ शाम को कितनी रोटियां बनाओगे? तो सोचो अगर सुबह ही 8 बना देते तो शाम को बनाने की जरूरत नहीं थी, और सुबह हमने 6 बनाई तो शाम को 2 बनानी पड़ेंगी। इसका मतलब अगर स्टोर फूड ज्यादा है तो फोटोसिंथेटिक रेट, तो प्रोसेसिंग कम हो जाएगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए कि स्टोर फूड पर भी डिपेंड करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोलो ये बातें तो हमें पढ़ के याद हो जाती हैं, काम की बात, जहां कंफ्यूज होता है बच्चा उस पे आते हैं। बताइए इंटरनल और द प्लांट फैक्टर्स, बोलिए डिपेंड्स ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसका मतलब कि प्लांट की अगर ग्रोथ अच्छी है तो उसके सारे के सारे प्लांट फैक्टर, लीफ का साइज, लीफ के नंबर सब अच्छे हैं। और अगर ग्रोथ अच्छी तो इसका मतलब सारे फैक्टर भी अच्छे। तो इसका मतलब अगर आप ग्रोथ अच्छी करेंगे तो इंटरनल फैक्टर्स भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। और अगर आपकी ग्रोथ अच्छी तो इसका मतलब इंटरनल फैक्टर भी आपके अच्छे नहीं है। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो बताइए कि इंटरनल और द प्लांट फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन ग्रोथ ऑफ एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। एनसीईआरटी पेज नंबर 222 देखो आप, 222, पहला पैराग्राफ है फैक्टर्स का, और लास्ट लाइन है कि इंटरनल और द प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस एंड द ग्रोथ ऑफ द। ये साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने। बच्चा कहता है ग्रोथ तो यूं समझ में आता है कि ग्रोथ अच्छी तो इंटरनल फैक्टर अच्छे, ग्रोथ अच्छी नहीं तो फैक्टर भी। लेकिन ये क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का क्या मतलब है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस का क्या मतलब है? इसको आप ऐसे समझो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे ना एक मैंगो का पेड़ है, ठीक है, उस पे आए आम। क्या लगा उस पे? आम लगा, और उस आम को आपने खाया तोड़ के, तो उसमें से निकले सीड।
लेकिन जब आपने आम खाया तो आपको बड़ा मीठा लगा, आपने कहा कि इसकी तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई, अपने घर पे तो आम का पेड़ ही बहुत अच्छा है, पहली बार खाए थे आपने, पहली बार ही दिया उसने आम आपको, तो आप क्या करोगे, इस मैंगो ट्री के सीड्स को बचा के रखोगे, है ना। फिर जब आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव आपके घर पे आएगा, तो जाते टाइम आप उसको कहोगे सीड ले जाओ, ले जाओ, याद रखोगे इतने बढ़िया आम मिलेंगे, ऐसे करेंगे ना हम। अब वो बंदा क्या करेगा, अपने घर पे जाके सीड को लगाएगा। जब उसने ये सीड मिट्टी में लगाया, क्या किया, तो इससे एक नया प्लांट बन गया, बोलो एप्पल का। किसका बनेगा, किसका प्लांट बनेगा, मैंगो या एप्पल। अच्छा ये तुम्हें पहले से कैसे पता है, बस समझ गए ना मेरी बात। बोलो जेनेटिक मटेरियल तो उधर से ही आ रहा है ना। आप सोचो, अगर इस प्लांट में जो लीफ थी, वो लीफ अगर ऐसी थी, तो इस प्लांट की जो लीफ है वो ऐसी बनेगी, नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, तो फिर कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी ना, सेम टू सेम, हाँ या ना, यस और नो। तो इसका मतलब ऑलरेडी कैरेक्टर्स पहले से प्री डिसाइडेड है कि भाई ऐसे ही होंगे। अगर आपने कभी मैंगो ट्री देखा है, तो उसके अंदर जो लीफ का वेनेशन है, लीफ के लगने की पोजीशन, जिसको कि हम फाइलोटैक्सी कहते हैं, लीफ का जो साइज है, लीफ की जो शेप है, क्लोरोफिल की जो अमाउंट है, हरा रंग है, फल का रंग पीला होना पकने पर, कच्चे होते हैं तो हरे होना, ये सारे कैरेक्टर आपने मैंगो ट्री के पता है आपको। लेकिन जब उस मैंगो ट्री के सीड को जब आप अगली बार जर्मिनेट करवाएंगे और उससे बनने वाला प्लांट है, तो उसमें भी आपकी एक्सपेक्टेशंस यही होंगी ना कि जो पहले वाले प्लांट में कैरेक्टर है वही इसमें आएंगे। इसका मतलब ये है कि पहले वाले प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है वही तो आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो बताइए कि प्लांट फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स जो ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल की वजह से प्री डिसाइडेड है कि भाई ऐसे ही होंगे, उन सबको कलेक्टिवली हम टर्म देते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। समझ रहे हैं बात या नहीं। हाँ, कुछ करेक्टर्स में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है बच्चे, लेकिन मैक्सिमम करेक्टर तो वैसे ही होंगे ना। मैंगो के सीड से एप्पल का ट्री तो नहीं बनने वाला, और एप्पल से मैंगो नहीं बनने वाला, ये उसके जेनेटिक मटेरियल से तो डिसाइड हो रहा है। तो आप बताइए कि इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड ऑन द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस, और प्री डिस्पोजिशन, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मतलब ये हो गया कि जेनेटिक मटेरियल की वजह से प्री जो पहले से ही डिसाइडेड है, डिस्पोजिशन जो बदलेंगे नहीं। समझे बात, यस और नो। तो बताइए कि प्लांट फैक्टर और द इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द, क्लियर है बात अच्छे से। और सुनिए, जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, देखो दूसरा जो हमारा जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ तो इंटरनल फैक्टर्स को लेकर है, सेकंड पैराग्राफ एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर है, जिसमें लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर की बात की गई है बच्चे। उसके बाद हम एक्सटर्नल फैक्टर में जब आगे बढ़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी क्या कर रही है कि आपको लाइट शुरू करने से पहले बोल्ड करके दिखती है लिमिटिंग फैक्टर्स के लॉ की बात। तो आप बताइए कि हमें यहां जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ गिवन बाय ब्लैकमैन। क्या बताएंगे, गिवन बाय ब्लैकमैन, ठीक है बात, यस और नो। ब्लैकमैन यहां साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। क्लियर करते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है। बताइए कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए दिया गया था, ठीक है बात या नहीं। अब आप सोचेंगे अपने पास ना कोई प्लांट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मानिए कि अपने पास ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पर बोलो फैक्टर्स आ रहे हैं, लाइट, CO2 और वाटर। मैं 3 फैक्टर्स की पढ़ लेता हूं क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, उसमें 4th रिक्वायरमेंट प्लांट की खुद की होती है जिसको हम पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो पिगमेंट्स छोड़ते हैं, अभी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लाइट, CO2 और वाटर का एग्जांपल लेकर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को समझते हैं, ठीक है बात या नहीं, यस और नो। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की जब बात आती है तो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है बताइए
ये जो एक्सटर्नल फैक्टर मैंने लिखे हैं, लाइट, CO2, वाटर, क्या ये तीनों ही फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? क्या ये तीनों ही फोटोसिंथेसिस के लिए अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं? सही है बात या नहीं? तो बताइए कि क्या ये तीनों ही फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि एक टाइम में कोई एक अफेक्टिंग तीनों ही हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट तीनों ही करेंगे, लेकिन एक टाइम में कोई एक ही ऐसा होगा जिस पर रेट डिपेंड करेगी, जिस पर प्रोसेस की रेट डिपेंड करेगी। इफेक्ट तीनों से हो रहा है, बोलो ऐसे, इफेक्ट तो तीनों से हो रहा है, लेकिन रेट किसी एक पर ही डिपेंड करेगी। बोलो, रेट किसी एक पर ही डिपेंड करेगी। पूछो किस पर? बोलो किस पर डिपेंड करेगी? रेट किस पर? बोलो जो कम होगा, जो सबसे कम होगा। कि जनरली क्या होता है कि बच्चे क्या कर देते हैं कि रेट डिपेंड करती है उस फैक्टर पर जो सबसे कम होता है। ऐसा नहीं बोलना है, सबसे कम नहीं बोलना, कम नहीं बोलना, बोलो वो फैक्टर जो ऑप्टिमम से कम होता है। सही बात ये है, वो फैक्टर जो भी कोई सबसे कम होगा ये मुझे थोड़ी पता है। आप एक बात सोच के देखो, अपने घर पे अपने दाल सब्जी बनाते हैं, उसमें जो भी दाल या सब्जी आपने बनाई है, जैसे मान लो गोभी की सब्जी बनाई है आपने, तो उसमें सब्जी ज्यादा है, नमक ज्यादा है? मतलब वेजिटेबल्स ज्यादा है उसके अंदर या नमक ज्यादा है? नमक तो बहुत कम है। तो आप सोचो कि इस हिसाब से नमक कम है, तो सब्जी किसकी होनी चाहिए? लेकिन आप सोचो नमक अगर चुटकी भर भी ज्यादा हो जाए तो आप कहते हैं आज नमक ज्यादा हो गया, लेकिन बेसिकली उसमें देखा जाए तो गोभी वेजिटेबल ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि नमक ज्यादा हो गया। इसका मतलब कम नमक भी ज्यादा गोभी से ज्यादा ही है। तो इसलिए कौन कम है कौन ज्यादा है ये थोड़ी डिसाइड करते हैं हम बताइए कि वो फैक्टर जो ऑप्टिमम से क्या होता है। आप ये मत बोलिए जो सबसे कम होता है, आप ये मत बोलिए कि जो कम होता है, आप बोलिए वो फैक्टर जो वो रेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। जैसे एग्जांपल से पढ़ाता हूं मैं आपको ये बात। तो बताइए कि भाई अफेक्टिंग फैक्टर तीनों है, रेट को कोई एक ही अफेक्ट करेगा। कौन अफेक्ट करेगा? जो ऑप्टिमम से कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेकर चलते हैं यहां पर। हाँ बेटा, एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट आ रही है 1 यूनिट, CO2 2 मिल रही है और वाटर 3। अभी मैं अगर आपसे पूछ लूं कि रेट किस पे डिपेंड कर रही है, तो आप कहोगे सर लाइट पे, क्योंकि लाइट कम है। लेकिन आप सबसे कम मत बोलिए इसको, ठीक है ना? पूछे कैसे? हम बताएंगे ऑप्टिमम से कम। और बताइए जो फैक्टर ऑप्टिमम से कम होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है। अगर उस फैक्टर की अमाउंट बढ़ाई जाती है तो रेट, और उस फैक्टर की अमाउंट कम की जाती है तो रेट। जैसे अब मैंने लाइट को 1 से क्या कर दिया, 2, तो बताइए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। तो हमने कहा कि लाइट लिमिटिंग थी भाई, रेट लाइट से डिटरमाइन हो रही थी। सही है बात या नहीं? यस और नो? और जैसे ही हमने इसको 2 से क्या किया, 3, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप समझे कि भाई 2 यूनिट CO2 और 3 यूनिट वाटर के लिए लाइट की जो ऑप्टिमम वैल्यू थी ना, वो 2 यूनिट थी, और आ कितनी रही थी? ऑप्टिमम से। और जैसे मैंने उसको क्या किया तो रेट, और जैसे मैं इसको ऑप्टिमम से क्या करूंगा फिर से, नहीं नहीं, ऑप्टिमम से क्या करूंगा तो रेट क्या हो जाएगी। इसका मतलब रेट डायरेक्टली इसी अमाउंट, इसी फैक्टर की अमाउंट पर डिपेंड कर रही है कि अगर ये ऑप्टिमम की तरफ बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, और अगर ये ऑप्टिमम से कम होगा तो रेट। क्लियर है बात या नहीं? हाँ या ना? बढ़ूं आगे? है बेटा? भी आप सोचो ना, लाइट अभी CO2 कितनी आ रही है, CO2 कितनी है? भी सामने 1 2 3 लिखा हुआ है तो पढ़ना आता है बढ़िया से। तो CO2 कितनी है, वाटर कितना है, तो बोल 2 CO2 और 3 वाटर के लिए ऑप्टिमम लाइट कितनी है। लेकिन आ कितनी रही थी, तो बता ऑप्टिमम से कम थी या ज्यादा? कम थी। तो जैसे मैंने उसको ऑप्टिमम की तरफ क्या किया, बढ़ाया, तो रेट क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे मैंने 2 से इसको क्या किया तो 3, रेट नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि ऑप्टिमम वैल्यू कितनी थी, उसके बाद रेट नहीं इफेक्ट होगी उससे। क्लियर है बात या नहीं? और अगर इसी फैक्टर को मैं ऑप्टिमम से क्या कर दूं तो रेट क्या हो जाएगी।
इसका मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर होता है जिस पर रेट क्या करती है, डिपेंड करती है, डायरेक्ट डिपेंड करती है। अगर उस फैक्टर की अमाउंट ऑप्टिमम की तरफ बढ़ेगी तो रेट भी, और अगर ऑप्टिमम से कम होगी तो रेट भी। अब इसी को आप CO2 पे अप्लाई करो। बोलो 2 यूनिट CO2 के लिए वाटर चाहिए था, CO2 चाहिए थे 3, 2 यूनिट लाइट हुई ना यहाँ, तो CO2 कहते हैं भाई मैं अब ऑप्टिमम से क्या हो गई, मैं एक लाइट के लिए तो बहुत थी, लेकिन आपने लाइट बढ़ा दी तो अब मेरी भी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी आपको। बोलो जैसे ही हमने लाइट ऑप्टिमम किया ना, तो कोई दूसरा फैक्टर ऑप्टिमम से कम हो गया, मान लेते हैं वो CO2 हो गई। CO2 को जैसे ही मैंने 2 से 3 किया तो रेट क्या हो गई, और 3 से 4 किया नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब 2 यूनिट लाइट के लिए ऑप्टिमम CO2 कितनी थी, और अगर मैं इसको ऑप्टिमम से फिर से कम कर दूं तो रेट क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब अब रेट डायरेक्टली इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो बोलो पहले जब लाइट कम थी तो लाइट क्या था, लिमिटिंग, और जैसे लाइट को हम ऑप्टिमम करते हैं तो कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया। अब हमने उस दूसरे फैक्टर को क्या किया, तो बोलो अब कोई तीसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया। वाटर कहता है भाई मुझे भी तो बढ़ाओ, लाइट बढ़ेगी CO2 बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन तो मैं बैलेंस करूंगा ना, तो मुझे नहीं बढ़ाओगे तो लाइट बढ़ाने से कैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो वाटर कहता है मैं अपने सब ऑप्टिमम लेवल पर हूं, मतलब ऑप्टिमम से कम हूं, और जैसे हमने 3 से इसको क्या किया 4, तो रेट क्या हो गई, बढ़ गई, और 4 से इसको क्या किया 5, तो रेट क्या हुई, और जैसे 4 से 3 करोगे तो रेट। इसका मतलब अब रेट डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है, तो यहां वाटर की ऑप्टिमम वैल्यू कितनी थी। अब बोलो जैसे ही वाटर ऑप्टिमम होता है तो कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है। तो बोलो रेट सबसे अफेक्ट होती है, रेट, लेकिन लिमिटिंग को एक ही होता है एक टाइम में, हाँ या ना। बोलो व्हेन एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, बताइए फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, अफेक्ट बाय मोर देन वन फैक्टर्स, अफेक्ट बाय देन the rate of process depends on the factor which present at their suboptimum level। मतलब ऑप्टिमम से क्या होगा, तो रेट उस पर डिपेंड करेगी। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन समझाता हूं आपको, एग्जैक्ट क्या एनसीईआरटी लिखती है उसके बारे में बात करते हैं। करें शुरू। देखो मैं ये लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इधर लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए यहाँ है। इसको ऐसे समझो, मान लो ये मैंने किसी फैक्टर की मिनिमम वैल्यू लिखी है। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है कि भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे अगर कम होगा ना तो फोटोसिंथेसिस चलेगा ही नहीं। मान लीजिए मैंने ये स्केल बनाया, इधर मैंने लिखी है ऑप्टिमम वैल्यू, क्या लिखी है, और ये लिखी है मैंने मिनिमम वैल्यू, क्या लिखी है। मानते हैं कोई फैक्टर है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं लाइट का, सही है। अब लाइट इतनी प्रेजेंट है, तो क्या ये ऑप्टिमम से कम है, और क्या मिनिमम से ज्यादा है। बोलो अगर मिनिमम से कम होती, बोलो ऐसे, तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं, फिर तो रेट ही 0 होती, हाँ या ना, अच्छे से पक्का। वहीं पर एक मैं दूसरे फैक्टर CO2 की बात करता हूं। CO2 के लिए देखो बच्चों, ये कौन सी वैल्यू है, और ये CO2 इतनी प्रेजेंट है, क्या CO2 भी ऑप्टिमम से कम है। मतलब ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि बच्चा कहता है सर अगर 2 फैक्टर एक साथ ऑप्टिमम से कम हो जाएं तो लिमिटिंग कौन होगा। बोलो जो मिनिमम वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगा, जो, तो बताओ इस केस में कौन लिमिटिंग है। समझ रहे हैं बात या नहीं। मतलब एक से ज्यादा फैक्टर एक साथ ऑप्टिमम से क्या हो सकते हैं, लेकिन रेट वो डिटरमाइन करेगा जो मिनिमम वैल्यू के क्या होगा। तो आपको ये नहीं बोलना कि जो फैक्टर मिनिमम होगा, नहीं, आप बताओ नियरेस्ट टू मिनिमम। एनसीईआरटी पेज नंबर 222 इटैलिक में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिखा है, पढ़ के देखो। इफ ए बायोकेमिकल प्रोसेस इज
more than 1, then the rate will be determined by the which is nearest to its minimal value. समझ रहे हैं बात या नहीं? आगे पढ़ो. Factor which directly affect the rate of process. If quantity changed, then the rate also will be changed. सही है बात या नहीं? अच्छे से. और एक बात ध्यान रखिए. पूछिए क्या? बोलो. एनवायरमेंटल कंडीशन बदल जाने पर प्लांट का लिमिटिंग फैक्टर भी बदल जाता है. जैसे देखो लास्ट लेक्चर्स में भी अपनी बात हुई थी कि भाई C3 और C4 प्लांट्स की हम बात करते हैं. लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैं आपको C3 पढ़ा के गया था, लास्ट लेक्चर में C4 पढ़ाया था मैंने. तो दोनों में जब बेसिक डिफरेंस किए थे और बताया था कि C4 आर बेटर देन C3, तो मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द C4 आर मोनोकोट्स एंड मोस्ट ऑफ द C3 आर डाइकोट्स. ऐसी बात हुई थी अपनी. तो आप सोचो बच्चे कि आप अपने यहाँ जैसे अभी क्लासरूम में हो, यहाँ से आप हॉस्टल घर जाओ या घर से वापस इधर आप क्लासरूम की तरफ आओ, तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते हैं आपको. उनमें मैक्सिमम C3 है. ये भी अपनी बात हुई थी, हाँ या ना? अब आप बताओ कि एक सुहावना दिन है जिसको हम कहते हैं क्लियर डे इंग्लिश में. हिंदी में बोले तो भाई एक सुहावना सा दिन है कि भाई जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट आ रही है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी है, हवाएं भी मीठी मीठी चल रही हैं, ऐसा ठीक ठाक सा दिन है. तो बोलो इन ए क्लियर डे, साफ सुथरा दिन. सही है. बताइए C3 प्लांट्स के लिए CO2 हमेशा लिमिटिंग होती है. एनवायरमेंटल C3 प्लांट्स के लिए एनवायरमेंटल CO2 हमेशा, वो कहते हैं हमारी CO2 की डिमांड हमेशा ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में CO2 कम है. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें कंपीट करना होता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हमें CO2 क्या चाहिए. तो आप बताइए कि अगर सारे फैक्टर किसी C3 प्लांट के लिए नॉर्मल कर दिए जाएं तो CO2 उसके लिए हमेशा लिमिटिंग है. तो अगर मैं आपसे ऐसे बाहर आपको अभी ले चलूं और मैं कहूं कि ये सामने आपके C3 प्लांट खड़ा है, साफ सुथरा दिन है, सारे फैक्टर नॉर्मल है, बताओ प्लांट के लिए लिमिटिंग कौन? तो आपका आंसर होगा CO2. लेकिन वहीं सोचिए आप, कल बादल हो गए. क्या हो गए? बोलो. एनवायरमेंटल कंडीशन बदल गई है. पिछले दिन तो क्लियर डे था, अगले दिन बादल हो गए. बादल हो गए तो बोलो लाइट लिमिटिंग. मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन बदली, लिमिटिंग फैक्टर बदल गया. सही है बात या नहीं? और बोलो एक वो डेंस फॉरेस्ट है, जंगल है, घना जंगल. घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं. बड़े बड़े पेड़ों के लिए क्या लिमिटिंग है? CO2. भाई बड़ा पेड़ है तो ऊपर से लाइट तो मिल ही रही है ना? लेकिन उसी बड़े पेड़ की छाया में जो शेडी प्लांट है उसके लिए लाइट लिमिटिंग है. समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन बदलेंगी तो लिमिटिंग फैक्टर भी. पानी में डूबे हुए प्लांट, सब मर्ज प्लांट, बोलो एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी नीचे की तरफ होते हैं पानी में, ग्रीन एल्गी तो फिर भी सरफेस पे आ जाती है. जूस्टेरा, वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला, सब मर्ज पानी के अंदर डूबे हुए, बोलो लाइट लिमिटिंग है. पोलर एंड्स पे चले जाओ, बोलो बर्फ इतनी है कि टेम्परेचर माइनस में आ गया, टेम्परेचर लिमिटिंग है. राजस्थान के डिजर्ट में चले जाओ, रेत के टीलों पर, वाटर लिमिटिंग है. समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बोलो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज, लिमिटिंग फैक्टर चेंज. एनवायरमेंटल कंडीशंस, लिमिटिंग फैक्टर चेंज. क्लियर है बात? अच्छे से बढ़े फिर आगे. यहां तक बातें क्लियर हैं आपको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. तो ये हुआ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. अब हम पहला एनवायरमेंटल फैक्टर शुरू करने जा रहे हैं, लाइट. बोलिए कि जब हम लाइट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? लाइट की. सही है. जब हम लाइट की बात करेंगे तो आपको समझना है कि इसके बारे में जनरल बात तो हम पहले बोल के आए हैं कि फोटोसिंथेसिस PAR पर होता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में होता है. ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा होता है, ग्रीन लाइट में कम होता है. विबग्योर पढ़ा हमने, मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ी, तो ये बातें तो हम पहले बोल चुके हैं. आज उससे आगे की बातें करते हैं. बताइए जब हम एनसीईआरटी से लाइट को पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी ने हमें क्या किया? लाइट के 3 फैक्टर बताए अलग अलग. बोलो लाइट, क्वालिटी
लाइट इंटेंसिटी और लाइट ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑन द प्लांट, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द लाइट ऑन द प्लांट, कि आपने प्लांट पर कितने टाइम तक लाइट को गिराया, ड्यूरेशन। तो लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और लाइट, हाँ समझे बात। बताइए कि जब क्वालिटी की बात आती है किसकी, तो बेसिकली हम बात कलर की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और बताइए जब कलर की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात वेवलेंथ की कर रहे हैं। डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट कलर। आप सोचो 400 के आसपास है तो वायलेट कलर है लाइट का, और 700 के आसपास है तो रेड है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर पड़ा था तो डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट लाइट का कलर था, जो कि हमें पता चला जब हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से निकाला। और ये काम हमारे लिए किया था TW एंजलमैन ने, रिमेंबर। तो क्वालिटी मींस क्या है? कलर, वेवलेंथ। अगर मैं आपसे प्लांट से पूछूं आप जाके कि भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस की रिस्पेक्ट में कौन सी लाइट बढ़िया है, तो वो कहता है ब्लू रेड। और कौन सी बेकार है? ग्रीन, क्योंकि ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है ना प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या रहती है? बस। हालांकि ग्रीन की वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो क्वालिटी मतलब क्या है? वेवलेंथ, कलर। इंटेंसिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी मींस क्या है? बोलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स। जैसे मैं कहूं कि एक प्लांट पर लाइट आ रही है 680 नैनोमीटर की, बताओ मैंने क्या बताया? क्या बताया? वेवलेंथ, कलर, क्वालिटी। रेड लाइट है ये 700 के आसपास। सही है बात? यस और नो? और मैं कहूं कि इसके 100 फोटोन गिर रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने इंटेंसिटी बता दी आपको। 100 फोटॉन्स लिखे मतलब, और 680 नैनोमीटर की लाइट लिखी मतलब। सही है? यस और नो? तो लाइट क्वालिटी और लाइट इंटेंसिटी का मतलब समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? पक्का? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर मेरे को। विच वन लाइट फैक्टर नोट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? दोबारा बोल रहा हूं, विच वन लाइट फैक्टर नोट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन है लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, नन ऑफ दीज। अच्छा, कितने लोग कहते हैं क्वालिटी? कोई नहीं कह रहा। अरे बोल तो काफी लोग रहे थे, हाथ कोई नहीं उठा रहा। पूछूंगा नहीं, चलो मैं बताऊंगा आपको, मेरे को आंसर देना आप रैंडम। मैं जानना चाहता हूं किसको पता है किसको नहीं पता। कितने लोग कहते हैं लाइट इंटेंसिटी? इंटेंसिटी वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, क्वालिटी वाले? लाइट क्वालिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करती, 1। ड्यूरेशन वाले 1 2 3 4 5, तो सबसे ज्यादा तो इंटेंसिटी वाले हैं, है ना? और नन ऑफ दीज आंसर कितने लोगों का है? अरे वाह, नन ऑफ दीज वाले तो और भी ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाँ, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की गई है। दूसरी बात, जैसे मैं कहता हूं ना कि ड्यूरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट, अगला काउंटर क्वेश्चन आता है, पूछो क्या? अभी नहीं आ रहा, काउंटर पे आएगा। पूछो क्या? कहता है भाई अगर रेट ड्यूरेशन जो है वो रेट को अफेक्ट, तो फिर अफेक्टिंग फैक्टर में पढ़ा क्यों रहे हो? हाँ हाँ, बच्चा ऐसे तो बात करता है कि भाई अगर रेट अफेक्ट, तो आप फिर, तो मैं कह रहा हूं रेट को अफेक्ट नहीं करता, फोटोसिंथेसिस को तो अफेक्ट करता है। बोलो, ड्यूरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तो अफेक्ट करता है। पूछो हाउ? हाँ देखो इधर, हाँ बेटा, नहीं करता ड्यूरेशन, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तो अफेक्ट, तो फोटोसिंथेसिस का तो अफेक्टिंग फैक्टर है, रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा। पूछो हाउ? देखो इधर आओ, किसी प्लांट पर लाइट गिराओ आप 1 से 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक और 3 से 4 बजे तक, कितने घंटे गिराई?
हाँ 4, 3 घंटे गिराई है। 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा हुआ, 2 से 3 बजे तक 1 घंटा हुआ, 3 से 4 बजे तक 1 घंटा हुआ। कैसे 4 घंटे बोल दोगे आप? हाँ कोई बात नहीं, इससे पता चल जाता है कि आप कितने मतलब क्लास में ध्यान दे रहे हो। नहीं हंस रहे हैं देखो खुद पे ही, गलत किसने बोला और हंस भी कौन रहे हैं? हाँ तो समझ जाओ आप, 1 से 2 बजे तक 1 घंटा हुआ 1 आवर, 2 से 3 बजे तक सेकेंड आवर, और 3 से 4 बजे तक थर्ड आवर, है ना। आप एक बात ध्यान रखना कि अभी हम बेसिकली पढ़ किसको रहे हैं? ड्यूरेशन को। एक बात दिमाग में डाल लीजिए आप, पूछिए क्या कि जब एक प्रोसेस पर एक से ज्यादा फैक्टर्स का इफेक्ट हो और आपको पर्टिकुलर स्टडी किसी एक ही फैक्टर की करनी है, पर्टिकुलर स्टडी आपको, तो आप ये ध्यान रखिए, पूछिए क्या कि भाई साहब बाकी सब कांस्टेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसकी वैल्यू को चेंज करके तो रिजल्ट देखोगे, बाकी क्या करने पड़ेंगे। तो अभी इफेक्ट किसका देख रहे हैं, तो बाकी क्या करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कांस्टेंट कर दिया हमने 680 नैनोमीटर की लाइट और 100 फोटोन, कांस्टेंट कर दिया कि इस प्लांट पर 3 घंटे तक गिराएंगे क्या और फोटोन कितने। ठीक है, बताओ प्लांट ने पहले 1 आवर के अंदर 100 ग्राम फूड बनाया, तो बोलो दूसरे 1 आवर के अंदर भी वो 100 ग्राम फूड ही बनाएगा और थर्ड वे के अंदर भी वो 100 ग्राम फूड ही बनाएगा। तो सोचो रेट तो कांस्टेंट ही चल रही है, 100 ग्राम पर आवर। आप 3 की बजाय 4 घंटे गिराओ, 4 के बजाय 5, 5 की बजाय 500, रेट तो सेम ही चल रही है बोलो, तो रेट तो कांस्टेंट हो गई, तो रेट तो इफेक्ट। फिर इफेक्ट क्या हो रहा है, बोलो इफेक्ट हो रहा है टोटल प्रोडक्शन, बोलो ऐसे, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है इफेक्ट। बोलो 1 घंटे बाद कितना, तो 2 घंटे बाद कितना, और 3 घंटे बाद कितना। तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन तो फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट हो ही रहा है ना, रेट इफेक्ट नहीं हो रही। क्या फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो रहा है, क्या रेट इफेक्ट हो रही है, क्या फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो रहा है, क्या रेट इफेक्ट हो रही है। तो यही तो बोल रहा हूं ना मैं, क्या बोल रहा हूं, हाँ कि ड्यूरेशन रेट को अफेक्ट नहीं करती, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तो अफेक्ट करती है। यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो खड़े हो जाओ। हाँ जी बच्चे, नहीं नहीं स्टोर होगा वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे में ये देखो कि बाकी तो कैरेक्टर को मैंने क्या फैक्टर को क्या कर दिया कांस्टेंट। अब बाकी जब कांस्टेंट हो गया तो एक फैक्टर के बारे में बात चल रही है, ये मैं करवा रहा हूं, ऐसा होता थोड़ी है। नेचुरली तो सारे फैक्टर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, इसलिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमने पढ़ा। ये हम कह रहे हैं कि बाकी 2 फैक्टर हमने क्या कर दिए कांस्टेंट, और एक की स्टडी करते हैं तो फिर पता चलता है कि रेट को अफेक्ट नहीं करता कौन, ड्यूरेशन। ये हमारी स्टडीज है। बढ़े भाई आगे, कोई प्रॉब्लम। एनसीईआरटी ने क्या किया, जो हमें ग्राफ पढ़ाया ना, ग्राफ बेसिकली वो इंटेंसिटी का पढ़ाया है लाइट के लिए। आप देखो एक्स एक्सिस पर लाइट इंटेंसिटी लिखा उसने। करें शुरू, तो ग्राफ की बात करते हैं अभी, ठीक है। बताइए एक्स एक्सिस पर लिखा गया लाइट इंटेंसिटी, क्या लिखा गया है बच्चे, और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही है। और बताइए एक पॉइंट ऐसा बताया कि जहां पर मैक्सिमम रेट हो रही है फोटोसिंथेसिस की, तो ग्राफ बना यूं, यूं ही है ना ग्राफ। चलो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिखा हुआ है डी, और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लिखा हुआ है ई। ई बोलो मैक्सिमम रेट, तो ई अगर आपसे पूछा जाए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, बोलो पर्टिकुलर वो इंटेंसिटी जिस पर ई मैक्सिमम रेट आती है। आप बताओ, इंटेंसिटी तो पूरा एक्स एक्सिस ही शो कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर डी पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये वो इंटेंसिटी शो कर रहा है कि भाई इस इंटेंसिटी पर, हाँ समझे बात या नहीं। तो बोलो डी वो इंटेंसिटी है जिस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ई हमें ऑब्टेन हो जाता। क्लियर, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा एनसीईआरटी ने 3 पॉइंट और लिखे, बोलो ए, बोलो बी और बोलो सी।
ग्राफ में टोटल ए बी सी डी ई 5 है। सही है बात, हाँ या ना? तो सुनते जाइए। ए मतलब बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ मिलता है हमें ए में। देखो आप, इसका मतलब है ए का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाते जा रहे हैं तो रेट भी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे क्या बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, हाँ या ना? और बताइए अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट क्या हो रही है, तो इसका मतलब रेट लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, और जिस पे डिपेंड करती है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है। जिस पे डिपेंड करती है वो, तो मतलब ए शो करता है कि लाइट इज लिमिटिंग। बोलो ऐसे, ए शो करता है कि लाइट इज क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लाइट को क्या करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी, जैसे जैसे आप लाइट को क्या करते जा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जा रहा है। एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे। फिर बात आती है सी की। बोलो सी ऑप्टिमम वैल्यू को शो कर रहा है कि भाई लाइट अपने आप को मैक्सिमम वैल्यू को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ऑब्टेन कर चुकी है। इसका मतलब सी का मतलब हो गया कि लाइट इज नॉट लिमिटिंग। बोलो अब लाइट लिमिटिंग नहीं है, बोलो ऐसे। तो बोलो अगर लाइट लिमिटिंग नहीं है तो इसका मतलब हो जाता है कि अदर फैक्टर इज लिमिटिंग। बोलो एग्जामिनर दोनों में से कुछ भी लेके दे, दोनों का मतलब सी आएगा। सी पॉइंट पर कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है या सी पॉइंट पर लाइट लिमिटिंग नहीं होती, दोनों का मतलब एक ही है। अगर लाइट लिमिटिंग नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये है कि लाइट के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है बच्चे जो क्या है यहां पर लिमिटिंग है। समझे बात या नहीं? तो ए वाले एरिया में क्या शो हो रहा है कि लाइट इज, और सी वाले एरिया में क्या शो हो रहा है। लेकिन मैंने ए के बाद सीधा सी बताया, बी नहीं बताया। वो मैं समझाता हूं आपको। ऐसे समझिए, एनसीईआरटी ने इस पॉइंट पर बी को नहीं लिखा। ध्यान से देखिए आप, बी इस पॉइंट के ठीक पहले है ना? है ना? हाँ, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? बोलो बी वो पॉइंट है जहां लाइट तो हो रही है ऑप्टिमम और कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो रहा है। बोलो ये ट्रांजिशन फेज को शो कर रहा है, और ये वो ट्रांजिशन फेज है जहां लाइट तो क्या आ रही है, लाइट तो क्या आ रही है ऑप्टिमम, है ना? और अदर फैक्टर क्या हो रहा है लिमिटिंग। तो बोलो बी वो पॉइंट है, बोलो बी जहां लाइट क्या हो रही है, क्या हो रही है, और अदर फैक्टर समझे मेरी बात, हाँ या ना? बोलो बी पॉइंट ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि बी के ठीक बाद तो लाइट ऑप्टिमम हो ही जाएगी, सी शुरू हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट से तो क्या शुरू हो गया, तो इससे पहले ठीक क्या है, ट्रांजिशन है। तो बी क्या शो कर रहा है, ट्रांजिशन वेयर लाइट इज गोइंग टू ऑप्टिमम। बच्चे ऑप्टिमम हो नहीं गई, ऑप्टिमम तो सी पॉइंट शुरू होने पर हुई है। क्या हो रही है, गोइंग टू ऑप्टिमम, और अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। सही है बात या नहीं? तो बी वो ट्रांजिशन फेज है। क्लियर है बात? इसको एनसीईआरटी में लिखा लेकिन दूसरे तरीके से। पूछो क्या? बोलो एट लो लाइट। अच्छा, लो लाइट किस में है, ए में, बी में, सी में? वेरी गुड, सीख गए ना तुम लोग। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, एट लो लाइट CO2 फिक्सेशन रेट एंड लाइट इंटेंसिटी शो ए लीनियर रिलेशनशिप। इंटेंसिटी बढ़ाओ, CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ एट लो लाइट। क्यों? क्योंकि लो लाइट पर लाइट लिमिटिंग है, हाँ या ना? तो आप सोचो कि यहां पर ये जो ग्राफ अपने पास आएगा, ये ग्राफ में आप देखो, जैसे रेड कलर से बना रहा हूं मैं CO2 लिमिटिंग को, CO2 फिक्सेशन को। CO2 मतलब फोटोसिंथेटिक रेट को। बोलो लाइट बढ़ती जा रही है, CO2 फिक्सेशन बढ़ता जा रहा है, लाइट बढ़ती जा रही है, CO2 फिक्सेशन। लेकिन बी वाले पॉइंट पे मैंने देखो व्हाइट लाइन को अलग कर दिया, रेड लाइन को अलग कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि CO2 फिक्सेशन अब लाइट पर नहीं किसी और फैक्टर पर डिपेंड करेगा, और बी वो ट्रांजिशन पॉइंट है।
तो बोलो एट लो लाइट CO2 फिक्सेशन एंड light intensity show a linear relationship. लाइट बढ़ाओ CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा, लाइट बढ़ाओ, लाइट बढ़ाओ, अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम, बढ़े आगे। हाँ भाई सही चल रहा है, बढ़िया से चले भाई आगे। अब क्या है कि बच्चे को ये लगता है कि लाइट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ग्राफ क्या चलेगा, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, यूं ऐसे, है ना। बोलो ऐसा नहीं होता, बोलो ऐसा, लाइट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम आएगा ग्राफ गिर जाएगा, है ना। लाइट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि, पूछो क्यों, आसान शब्दों में जैसा कि अपने आम घरों में बोलते हैं हम, पूछो क्या, तो इस बार तो गर्मी इतनी पड़ी कि पौधे झुलस गए। बस ये जहां ग्राफ नीचे गिरा ना, यहाँ पौधा झुलस गया बेचारा लाइट से। कहते ना इस बार तो गर्मी इतनी पड़ी कि पौधे, उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सोलराइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल बाय एक्सेस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जरूरत से ज्यादा लाइट प्लांट पर गिर गई है बच्चे, तो क्या हो गया है। तो बोलो ये वो पॉइंट है जहां तक क्लोरोफिल टूटता नहीं है, और एक टाइम आता है कि क्लोरोफिल क्या हो जाता है, क्या हो जाता है टूट जाता है। ऐसे क्या कहते हैं। और अगर क्लोरोफिल टूट गया तो बच्चे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा। एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है लेकिन सोलराइजेशन टर्म यूज नहीं किया। एनसीईआरटी पेज नंबर 222 देखो आप, 222 पेज के बिल्कुल एंड में चले जाओ, बिल्कुल एंड में छोटा सा लिखा है इंक्रीज इन, फिर 223 पे आ जाओ, इंक्रीज इन बियॉन्ड ए पॉइंट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड द, हाँ, डिक्रीजिंग द फोटोसिंथेसिस, इसे सोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई हाई लाइट इंटेंसिटीज पर जब जरूरत से ज्यादा आप लाइट गिराते हैं तो बताइए कि ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम। सोलराइजेशन पढ़ाता हूं अब मैं आपको बेसिकली, ठीक है। ग्राफ समझ में आया ना आपको, कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो डाउट ना होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं कि या तो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है, या फिर सब ऊपर से जा रहा है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, कि अगर समझ आ रहा है तो डाउट नहीं है, ऊपर से जा रहा है तो भी डाउट नहीं है। डाउट कब होता है, जब थोड़ा सा बीच बीच का सा मामला होता है। चलें फिर आगे, तो टॉपिक पढ़ा रहा हूं सोलराइजेशन। हाँ बेटा, किसको, हाँ हाँ। अब रेट जो है ना वो कांस्टेंट होने वाली है, अब लाइट पे नहीं, अब किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगी। वो ट्रांजिशन फेज है, उस ट्रांजिशन फेज में कि लाइट तो क्या हो रही है, ऑप्टिमम। अब अगर आप सिर्फ लाइट को ही बढ़ाते जाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता ही जाएगा, ये सही बात। अगर आप इसके बाद फोटोसिंथेसिस और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको कोई और फैक्टर की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। तो वो ट्रांजिशन पॉइंट होगा जहां से आप किसी दूसरे पॉइंट की रेट को क्या, मतलब दूसरे पॉइंट की वैल्यू को क्या करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। उससे पहले तो आप लाइट ही बढ़ाएंगे ना, दूसरा फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा आपको अगर आप रेट बढ़ाना चाहते हैं। फिर तो वो ग्राफ इसका रहेगा ही ना, फिर दूसरा फैक्टर बढ़ाएगा तो फिर वो ग्राफ लाइट का रहा ही नहीं। ये भी तो सोच के देख, ये ग्राफ किसका है, लाइट का। अब आप ट्रांजिशन फेज के बाद किसी दूसरे फैक्टर को बढ़ाना शुरू करो। अब आप कहो कि ग्राफ किसका पढ़ रहे हैं और बढ़ाना किसको शुरू कर दो, CO2 को, तो फिर वो ग्राफ CO2 का हो जाएगा ना, फिर वो लाइट का थोड़ी होगा। हाँ बेटा, हो गया ना क्लियर। अब बढ़े भी आगे। नहीं, ये तो अपने लाइट का ही पढ़ रहे हैं, सोलराइजेशन तो लाइट का ही इफेक्ट है, ब्रेकडाउन हो रहा है। पूछ कैसे हो रहा है, पूछ ऐसे। हाँ तो उसी को तो बता रहा हूँ ना, अब मैंने उसी की डिटेल, पहले मैंने बताया कि सोलराइजेशन होता क्या है, अब देखो मैं डिटेलिंग किसकी करवा रहा हूँ। हाँ तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना आगे, हर बात एक ही टाइम में थोड़ी सीख जाएंगे, सही है। तो अब मैंने पहले आपको बताया कि सोलराइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ, अब वो टूटेगा कैसे उसकी बात करते हैं।
ब्रेकडाउन कैसे होगा क्लोरोफिल का, आप एग्जांपल देखो। आपने पढ़ा क्लोरोफिल ए, क्या पढ़ा? क्लोरोफिल ए। इस क्लोरोफिल ए पर गिरेगी लाइट, क्या गिरेगी? इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकलेंगे? और उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करवा देगा वाटर। बैलेंस कौन करवा देगा? वाटर। ये तो आपने नॉर्मल पढ़ा है, पढ़ा है ना ऐसा। मान लेते हैं कि एक प्लांट पर 100 फोटोन गिरे, ये मैं एक ऑप्टिमम वैल्यू का एग्जांपल लेके पढ़ा रहा हूं आपको। तो बताओ लाइट कितनी गिरी? 100 फोटोन। इलेक्ट्रॉन कितने निकले? और वाटर ने बैलेंस भी कितने कर दिए? सब खुश हैं कि 100 फोटोन आते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 100 वाटर्स को बैलेंस कर देते हैं, मामला बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से काम चल रहा है। यस और नो? और जब क्लोरोफिल पर लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, तो इसको हम फोटो ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि भाई सोलराइजेशन जो प्रोसेस है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण बोलो एक्सेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन, बोलो जरूरत से ज्यादा फोटो ऑक्सीडेशन का हो जाना। फोटो ऑक्सीडेशन तो नेचुरल वैसे होता ही है, लेकिन जितना होता है उतना वाटर इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी कर देता है, हाँ या ना? बोलो अगर फोटो ऑक्सीडेशन जरूरत से क्या हो जाए तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है, क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है। बोलो ड्यू टू एक्सेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। पूछो हाउ। देखो इधर आओ, ये क्लोरोफिल ए है ना, इस पर क्या गिरेगी? लाइट गिरेगी तो क्या निकलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कौन करेगा? वाटर बैलेंस करेगा। सही है बात या नहीं? आप सोचो फोटोन 100 नहीं, कितने गिरे? 150, 150, 200, 300, 500, 10,000, 100 से ज्यादा गिराने हैं, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कितने निकले? बैलेंस तो 100 ही होंगे ना। लाइट बढ़ाई है, वाटर थोड़ी। वाटर तो उतना ही है जितना था प्लांट के पास। अब सोचो क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए और बैलेंस कितने हो रहे हैं? तो क्या पूरे बैलेंस हो रहे हैं क्या? तो क्लोरोफिल कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले गए मेरे, तो मैं तो अब टूटूंगा, नाराज हो गया, हाँ या ना? तो हम कहते हैं भाई प्लांट झुलस गया, क्लोरोफिल जल गया, प्लांट येलो पड़ गया, इसको सोलराइजेशन कहेंगे हम। दूसरी कंडीशन, आप अपने घर पे रहते हैं, अभी आप 4-5 दिन के लिए कहीं छुट्टी लेकर चले गए हैं घर से बाहर, लेकिन आपने अपने घर पे गार्डन मेंटेन कर रखा है। क्या मेंटेन कर रखा है? गार्डन मेंटेन कर रखा है। उसको रोज प्रॉपर लाइट मिलती है, गैलरी में रखा हुआ है आपने, रोज पानी भी देते हैं आप पौधे को। अभी आप 4-5 दिन के लिए कहाँ चले गए हैं? कहीं बाहर, तो लाइट तो आज उतनी गिर रही है जितनी गिरनी चाहिए थी। जैसे आप बताओ कि मैं कहूं कि ये क्लोरोफिल क्या है? ए, सही है। इस पर क्या गिरेगी? लाइट। कितनी लाइट गिर रही है? बोलो 100 फोटोन, वही सेम केस, सही है। फिर इसमें से क्या निकले? 100 इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन आप बताइए कि घर पे तो ताला लगा हुआ है, बोलो ऐसे, घर पे तो, और गमले में पानी की क्या आ गई? तो वो कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो मैं 50 ही बैलेंस कर सकता हूं, पानी क्या कह रहा है? मैं क्या हो गया? कम। बताओ लाइट बढ़ी क्या? यहां तो चलो लाइट बढ़ गई थी, अभी लाइट बढ़ी क्या? लाइट तो उतनी है, लेकिन इस बार क्या हो गया? बोलो कम पानी में नॉर्मल लाइट भी ज्यादा लग गई प्लांट को। तो बोलो अगर प्रॉपर पानी भी प्लांट को ना दिया जाए, प्रॉपर इरिगेशन भी प्लांट का ना किया जाए, तो भी सोलराइजेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। तो क्लोरोफिल डैमेज होने के कारण दो हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने उसमें लिखा एक ही है। एनसीईआरटी ने ऊपर वाला रीजन हमें समझाया है, लेकिन नीचे वाला भी तो रीजन हो सकता है। बोलो जरूरत से ज्यादा फोटोन गिरने से क्लोरोफिल डैमेज हो जाए तो कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन कारण हो गया है। और अगर बच्चे फोटोन तो उतने नॉर्मली गिर रहे हैं, लेकिन पानी की क्या आ गई है, तो इसे फोटो इनहिबिशन कहते हैं। और ये भी रीजन किसका है?
सोलराइजेशन का। हाँ जी बच्चे, हाँ क्लियर है बात। बढ़े आगे। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? बोलो क्लोरोफिल को बचाना है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? कि हमें क्लोरोफिल को बचाना है। यस और नो? चलो बचाते हैं। किसको? क्लोरोफिल को बचाएं। सोचिए बच्चे, हमारे पास 3 प्लांट हैं। बोलो प्लांट ए, उसकी ये मीजोफिल सेल है। क्या है ये? और इसको मैं लिख रहा हूं प्लांट ए। ऐसे बताइए एक दूसरा प्लांट है, बोलो प्लांट बी, उसकी ये मीजोफिल सेल है और इसे लिख रहा हूं प्लांट बी। ऐसे बताइए एक तीसरा प्लांट है, उसकी ये मीजोफिल सेल है और लिख रहा हूं इसे प्लांट सी, है ना? और बोलो इसमें क्या हो रहा है कि तीनों प्लांट पर लाइट गिर रही है। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो लाइट प्लांट ए पे गिर रही है, बोलो वो हाई लाइट है। जो लाइट प्लांट बी पे गिर रही है ना, बोलो वो लो लाइट है। और जो प्लांट सी पे लाइट गिर रही है, बोलो वो ऑप्टिमम लाइट है। क्लियर है बात या नहीं? बोलो हाई लाइट गिरेगी। क्या गिरेगी? कॉपी दे देता। ऐसे सोचो, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स होती हैं, फ्लैटन, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर से क्या गिर रही है? ऊपर से क्या गिर रही है? और फॉलिंग लाइट के अगर क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर हो जाएं तो सरफेस एरिया, तो बोलो लाइट ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, क्लोरोफिल के डैमेज होने का कारण ज्यादा। तो क्लोरोप्लास्ट फॉलिंग लाइट के बोलो पैरेलल हो जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया, तो एक्स्ट्रा लाइट बोलो साइडों में निकल जाती है और क्लोरोफिल बच जाता है। हाँ या ना? बोलो हाई लाइट इंटेंसिटीज पर क्लोरोप्लास्ट फॉलिंग लाइट के पैरेलल, फॉलिंग लाइट के क्लोरोप्लास्ट की इस पोजीशन को पैरास्ट्रोफ पोजीशन कहते हैं। ये एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाया है। हमसे पढ़ाया क्या है? हमसे पूछा है क्वेश्चन देकर। लेकिन ये पोजीशन से नाम नहीं है, ये नाम आपको मिलेगी आपके स्टडी पैकेज में। अनअकैडमी का जो मिला ना आपको, वो फोटोसिंथेसिस का मॉड्यूल स्टडी पैकेज, उसमें मिलेंगे। क्या नाम? पैरास्ट्रोफ। पैरा मींस पैरेलल पोजीशन। सही है बात। अब सोचो लाइट क्या है? कम। लाइट क्या है? और चाहिए तो बोलो फॉलिंग लाइट के परपेंडिकुलर हो जाओ ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और आप ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाओ। हाँ या ना? तो क्लोरोप्लास्ट बोलो लाइट के ठीक सामने आ जाते हैं और फॉलिंग लाइट के क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर। बोलो इसे कहते हैं एपिस्ट्रोफ पोजीशन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो फॉलिंग लाइट के पैरेलल होते हैं जब हाई लाइट इंटेंसिटीज होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं जब लो लाइट इंटेंसिटीज होती हैं। और बताइए यही क्लोरोप्लास्ट बोलो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं जब ऑप्टिमम लाइट होती है। बोलो इसे एपोस्ट्रोफ पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी पेज नंबर 209 खोलो आप। 209 हेडिंग है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सेकंड पैराग्राफ, लास्ट की लाइन में मैंने आपको मार्किंग करवाई थी कि बेटा ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे चल के बताऊंगा पेज नंबर 222 पे, और आज बता भी रहा हूं। सही है? तो इसने पूछा कि क्लोरोप्लास्ट कब पैरेलल होते हैं और कब, तो बताओ लो लाइट इंटेंसिटी पर परपेंडिकुलर होते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटी पर पैरेलल होते हैं। यहां इस बात का ध्यान रखिएगा। पूछिए क्या? एनसीईआरटी ने वॉल्स की बात की है, वॉल्स की। तो आप वॉल क्या पढ़ रहे हैं? लेटरल वॉल के पैरेलल और लेटरल वॉल के परपेंडिकुलर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पैरेलल कब, तो आप बताओगे हाई लाइट इंटेंसिटी पे, और परपेंडिकुलर कब? लो लाइट इंटेंसिटी पे। सीधा क्वेश्चन। लेकिन अगर पोस्टीरियर और इंटीरियर वॉल की बात आ जाए ना, कि ये इंटीरियर है लाइट की तरफ और ये पोस्टीरियर है पीछे की तरफ, तो अगर इनके साथ पूछा जाएगा ना, तो आप बताना कि हाई लाइट इंटेंसिटीज पर इन वॉल्स के क्या है? परपेंडिकुलर, और इन वॉल्स के क्या है? लेकिन अगर सीधा पोजीशन पूछ ले तो आप बताना हाई लाइट इंटेंसिटीज पर क्या? पैरेलल, और लो लाइट इंटेंसिटीज पर क्या?
जब तक कि मेंशन ना हो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल। ठीक है बात, अच्छे से बढ़े आगे और सुनिए। अब देखो ऐसे ना टॉर्च होती है ना, टॉर्च, कार की हेडलाइट, बस, व्हीकल कोई, अगर एकदम से आपकी आंख में उसकी लाइट आए तो आप ऐसे करते हो, बोलो आइरिस का साइज छोटा हो जाता है। आइज के अंदर आइरिस का साइज, कि भाई जरूरत से ज्यादा लाइट अंदर ना जाए और हमारी आंखों के पिगमेंट बचे रहें। और अभी हम इस कमरे में बैठे हैं, सारी खिड़कियां विड़कियां जो है बच्चे इनके पर्दे गिरा दिए जाएं और ऊपर सारी लाइटें बंद कर दी जाएं, फिर मैं बोलूं कि एनसीईआरटी पेज नंबर 209 खोलो और फलानी लाइन पढ़ो, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे आप, आइरिस का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कमरे में लाइट क्या है। और बोलो ना लाइट ज्यादा ना लाइट कम, तो बोलो आइरिस का साइज नॉर्मल है। देखो अभी आपकी आंखें नॉर्मल है ना, लेकिन अंधेरे में खुल जाती हैं, कम लाइट में आइरिस का साइज बड़ा हो जाता है। लाइट तेज होती है तो आंखें छोटी हो जाती है, आइरिस का साइज छोटा हो जाता है ताकि लाइट प्रॉपर अंदर ना जाए। बोलो ऐसा ही आइरिस यहां भी है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो है ग्रुप ऑफ पिगमेंट क्वांटासोम, जहां से फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। हमने कहा था फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, बोलो अगर लाइट ज्यादा हो तो क्वांटासोम का साइज छोटा है। वो कहता है कि भाई सरफेस एरिया कम रखेंगे, ज्यादा लाइट नहीं एब्जॉर्ब करनी, ज्यादा आ गई तो मर जाएंगे, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा निकल जाएंगे, है ना। तो बोलो हाई लाइट इंटेंसिटीज पर क्वांटासोम का साइज, लो लाइट इंटेंसिटी पर क्वांटासोम का साइज, और बोलो ऑप्टिमम लाइट में क्वांटासोम ना छोटा ना बड़ा, एक मीडियम साइज। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे एक बड़ा पेड़ है जंगल के अंदर, उस बड़े पेड़ के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन, तो आप कहोगे CO2, तो इसका मतलब उसके लिए लाइट तो प्रॉपर है। और वहीं उसके छाया में उगने वाला छोटा प्लांट, उसके लिए लाइट कम है, तो दोनों में से क्वांटासोम का साइज बड़ा किसमें होगा, शेडी प्लांट में। रख लोगे याद, हाँ या ना। और क्वांटासोम को फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? और सुनिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। पैरेलल हाई लाइट पर, परपेंडिकुलर लो लाइट पर। बताना है वो तो फॉलिंग लाइट की समझना है हमें, कि मैं पैरेलल या परपेंडिकुलर तो लाइट की वजह से हो रहा हूं ना, वॉल्स की वजह से थोड़ी हो रहा हूं। वॉल से मेरा क्या संबंध। मैं अगर पैरेलल हो रहा हूं तो हाई लाइट पर हो रहा हूं, परपेंडिकुलर हो रहा हूं तो लो लाइट पर हो रहा हूं, तो किसकी रिस्पेक्ट में पैरेलल और परपेंडिकुलर हो रहा हूं, बस। बढ़े भी आगे, हाँ। खुद क्लोरोप्लास्ट खुद होते हैं, ऐसा रहता है। आप बताइए, ऐसा नहीं कि लाइट बढ़ गई तो ये पैरेलल हो गए, लाइट अगर कम हो गई तो परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है। आप बताइए ऐसे प्लांट्स जो हाई लाइट इंटेंसिटीज पर रहते हैं, अडॉप्टेबल होते हैं, उनका ये कैरेक्टर है कि उनके क्लोरोप्लास्ट इस पोजीशन में है। और जो प्लांट लो लाइट इंटेंसिटीज के लिए अडॉप्टेबल, उनका ये कैरेक्टर है, अडॉप्टेशन है ये। समझे बात? बढ़े आगे। एक लास्ट बात लाइट के लिए सुन लो, फिर CO2 की तरफ बढ़ेंगे। सुनाऊं? मान लीजिए एक प्लांट है अपने पास, क्या है, अब इस पे क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं। किस कलर की, बोलो लाल रंग की। 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, किस कलर की लाइट है। भी सोचो अगर मैं 400 से 700 पूरी लाइट गिराता, 400 से 700 पूरी लाइट अगर गिराता, सही है बात, तो फिर तो वो विबग्योर होता, स्पेक्ट्रम होता। अभी मैं 680 नैनोमीटर पर्टिकुलर मार्क कर रहा हूं, मतलब रेड कलर की लाइट आ रही है, सही है बात या नहीं। बोलो जब ये पर्टिकुलर रेड लाइट ही आ रही है, पर्टिकुलर जब ये 680 नैनोमीटर की, यस और नो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट की, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है बात या नहीं। अब क्या करते हैं, इसको 680 से ना 660 कर देते हैं पहले, तो क्या प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा। PS1 काम करेगा, 2 या दोनों, दोनों काम करेंगे पक्का। चलो ऐसा करते हैं, लाइट को थोड़ा बढ़ाते हैं, 660 से इसको कर देते हैं 670 नैनोमीटर। क्या अभी मैंने वेवलेंथ जो बढ़ाई वो कौन सी लाइट की बढ़ाई, रेड लाइट की, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, कोई दिक्कत, पक्का।
अभी ये स्लाइड को कर देते हैं 670 से 680 नैनोमीटर। क्या दोनों काम करेंगे? फोटोसिंथेसिस और बढ़ जाएगा, मतलब 60 से ज्यादा 70 पे और 70 से ज्यादा 80 पे। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये लाइट किस कलर की है? क्योंकि हम वेवलेंथ 700 के आसपास की पढ़ रहे हैं, तो रेड लाइट की वेवलेंथ है ये, हाँ या ना? इस रेड लाइट की वेवलेंथ को मैंने 680 से क्या कर दिया, 690 नैनोमीटर। वेवलेंथ कौन सी लाइट की बड़ी है? बताओ, PS1 काम कर रहा है, 2 या दोनों? 1। 2 काम नहीं करेगा तब तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से चलेगी, क्योंकि NADPH2 OTP ATP सबसे ज्यादा उसी में बनते हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? किस वजह से हो गया? लाइट की वेवलेंथ बढ़ाने से। लेकिन पर्टिकुलर कौन सी लाइट की वेवलेंथ बढ़ाने से? हाँ बोलो, रेट गिर गई, रेट कम हो गई, ड्रॉप। लेकिन ये ड्रॉप हुई रेड लाइट की वेवलेंथ की वजह से, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, व्हेन ऑन एनी प्लांट लाइट फॉल बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। भाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 680 थी PS2 की, और उससे ज्यादा हमने क्या कर दी, प्लांट पर लाइट गिरा दी। लाइट गिरा दी हमने बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इन द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। बाकी वेवलेंथ तो नॉर्मल है ना बच्चे, रेट तो सिर्फ रेड रीजन में गिरी है ना नीचे, तो उसे क्या बोलेंगे? रेड ड्रॉप। क्या बोलेंगे? तो आप बताइए कि अगर किसी प्लांट पर बच्चे लाइट उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से क्या हो, क्या हो, तो रेट कम होगी, मतलब ड्रॉप होगी। ड्रॉप होगी तो कौन सी वेवलेंथ की वजह से? इस इफेक्ट का नाम, इस इफेक्ट का नाम रेड ड्रॉप। सही है बात? और बताइए कि अगर इस प्लांट पर 690 नैनोमीटर की लाइट तो आ ही रही है, इसके साथ 670 नैनोमीटर की एक लाइट और गिराई जाए, 2 लाइट एक साथ, सही है बात या नहीं? तो बताइए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि 690 पे तो काम कर लेगा PS1 और 670 पे काम कर लेगा PS, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से बढ़ गया। तो बोलो, ड्यूरिंग रेड ड्रॉप, ड्यूरिंग रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब है कि लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। तो बोले, ड्यूरिंग रेड ड्रॉप व्हेन लाइट, ए शॉर्ट वेवलेंथ लाइट also fall on the plant along with long wavelength। ये बोलना जरूरी है कि भाई लॉन्ग वेवलेंथ तो आ ही रही है, along with long wavelength a short wavelength light also fall on plant, then the rate of the process, this increase in the rate is known as immersion enhancing effect। ये काम इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने करवाया था, तो इसे कहते हैं इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको आपके स्टडी पैकेज में मिलेगा। तो रेड ड्रॉप का मतलब क्या है? रेड ड्रॉप का मतलब क्या है? हाँ, और इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट का मतलब? क्लियर है बात? यस और नो? बढ़े आगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम? हाँ बताओ। तो लेटरल वॉल माननी है। नहीं, लो लाइट पर बोलेगा ना परपेंडिकुलर, तो इंटेंसिटी समझानी पड़ेगी वॉल के। तो इसका मतलब फॉलिंग, फॉलिंग लाइट के भी क्या है? हाँ मैंने कहा पैरेलल आ गया तो फॉलिंग लाइट के पैरेलल, और परपेंडिकुलर आ गया तो फॉलिंग लाइट के परपेंडिकुलर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट लाइट की वजह से परपेंडिकुलर या क्या है, पैरेलल है, वॉल्स की वजह से नहीं। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन आएगा लाइट पर, अगर वॉल पर आता है तो मेंशन होगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, उसने कहा पैरेलल टू वॉल्स, परपेंडिकुलर टू वॉल्स। तो आप यहां देखो, हाँ तो एक ही बात हो गई ना। तो सोच, लाइट ऊपर से आई, तो अभी देख क्लोरोप्लास्ट किसके पैरेलल है?
लाइट के, तो लेटरल वॉल के भी क्या है, बस हाँ ऊपर वाली वॉल नहीं माननी उसको, कि उसको तो लाइट पेनिट्रेट कर देगी ना। हम तो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन फॉलिंग लाइट से देखेंगे कि परपेंडिकुलर कब है, जब लाइट कम है, और पैरेलल कब है, जब लाइट ज्यादा है। ये तो सिंपल आंसर हो गया, सही है। अब जब लाइट क्या हो, ज्यादा, तो लेटरल वॉल के पैरेलल, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के परपेंडिकुलर, तो मेंशन होगा ना ये तो। बड़े भी आगे, ये समझ आया, रेड ड्रॉप लाइट पूरा हो गया है ना। अब बढ़ते हैं CO2 की तरफ। हाँ हाँ, तो फिर रेड ड्रॉप नहीं आया ना, फिर हो गया इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट, यही तो है। मैंने कहा ड्यूरिंग रेड ड्रॉप, जब हमने लाइट क्या गिरी थी, 680 से ज्यादा गिराई थी, तो रेट क्या हो गई थी, तो ये रेड ड्रॉप है। हो गई बात क्लियर। फिर मैंने कहा ड्यूरिंग रेड ड्रॉप कि मतलब रेड ड्रॉप तो हो चुका है, ड्यूरिंग रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप तो when a short wavelength light along with long wavelength fall on the plant, then rate, and this increase in the rate is known as immersion enhancing effect। ये काम इमर्सन ने करवाया था, और उन्होंने बताया था कि प्लांट में दो तरह के पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, एक वो जो बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक वो जो छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। वो पिगमेंट सिस्टम PS1 और 2 होते हैं, और वो कैसे काम करते हैं ये हमें आर्नन ने बताया था। दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, एक बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले, एक छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले, ये बताया था इमर्सन ने। वो पिगमेंट सिस्टम PS1 और 2 होते हैं, और कैसे सीरीज में काम करते हैं ये हमें आर्नन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। सही है बात या नहीं? तो रेड ड्रॉप को खत्म करने के लिए ही हमने शॉर्ट वेवलेंथ लाइट दी है, और उसी को हमने इमर्सन एनहेंसिंग इफेक्ट कहा है। क्यों नहीं देखा जा सकता? मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट दे सकता हूं ना अकेली, सिर्फ रेड लाइट दे रहा हूं मैं प्लांट को। इसमें तो मेंशन किया मैंने कि अगर आप पूरी वेवलेंथ PAR देंगे, सही है बात या नहीं, तब नहीं। लेकिन मैंने कहा मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको सिर्फ रेड लाइट देनी है, तो फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड लाइट की। तो अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा भी रहा हूं, मैं 400 से गया 500 पे, 600 पे, 700 पे, तो मैं लास्ट वेवलेंथ किसकी बढ़ा रहा हूं लिमिट में? रेड लाइट की। तो मैंने लेबोरेटरी में स्टडी सिर्फ रेड लाइट से करी, रेड लाइट का ही देना पड़ेगा, तभी तो हम मेंशन कर पाएंगे ना कि दो हमारे पास क्लोरोफिल है जो रेड लाइट की दो अलग अलग लिमिट रखते हैं, एक बड़ी पीक रखता है, एक छोटी पीक रखता है, और दोनों का एक साथ काम करना क्या है, जरूरी है। क्लियर है भाई बात? कोई और प्रॉब्लम? अच्छे से बढ़े फिर आगे। इसलिए तो उन्होंने रेड लाइट में काम किया था, इसलिए नाम ही प्रोसेस का क्या दिया, रेड ड्रॉप, कि रेड वेवलेंथ के अंदर हमने फोटोसिंथेटिक रेट को क्या किया, कम। बढ़े आगे, बात करते हैं बच्चे CO2 की। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हो रही है क्लास के अंदर, पूछो क्या? अरे चीजें समझ आ रही हैं तभी तो डाउट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे। ये देखो क्लासरूम के अंदर बच्चा कितने अच्छे से पढ़ रहा है और कितने चीजें अच्छे से सीख रहा है, ये पता चलता है क्लासरूम में बच्चा जब डाउट्स पूछता है तब। समझ रहे हो बात या नहीं? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डाउट ना होने के कारण कितने हैं, या तो और या फिर, और जो डाउट्स बीच में से निकल के आते हैं वही डाउट्स बताते हैं कि भाई आपका समझने का तरीका, आप मेरी बातों को कितना ग्रैप्स कर पा रहे हो। सही है बात या नहीं? और ये मैक्सिमम ग्रैस्पिंग चल रही है अभी क्लास के अंदर, इसके लिए शाबाश है आप। चलूं आगे में? तो लाइट कंप्लीट कर लिया हमने। लाइट फैक्टर को क्या बच्चे क्या ऐसे सोचते हैं कि फैक्टर है, फैक्टर है, फैक्टर ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे नहीं होते बच्चे। अगर ईमानदार से फैक्टर्स को पढ़ा जाए ना तो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कवर हो जाता है, और ऐसा किया है हमने। लाइट को पढ़ा है अभी, अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं बताइए? एटमॉस्फेयर में अगर CO2 की हम कंसंट्रेशन देखें तो बोलो 0.036% या 360 माइक्रोन पर लीटर आप बोल सकते हैं। ये नेचुरल एटमॉस्फेयर में हम CO2 बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली ऐसी इतनी है, कहां पर? और प्लांट है हमारे पास दो तरह के, बोलो एक है C3 प्लांट्स और एक है C4 प्लांट्स। एक कौन से हैं और एक कौन से हैं? C4 प्लांट्स हैं। सही है बात या नहीं? C3 कहते हैं कि अगर हमें 450 माइक्रोन पर लीटर CO2 मिले तो हम शानदार काम करेंगे। इसका मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करता है C3 कब? नेचुरली। सही है बात या नहीं? और जो C4 होते हैं वो कहते हैं कि हमारी CO2 की डिमांड कम है,
हम 360 माइक्रोन पर लीटर तक बढ़िया से काम करेंगे, क्योंकि इनमें एटमॉस्फेरिक CO2 C4 में रिसीव करता है पेपकेज, और पेपकेज का केएम कम होता है, तो वो कम सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा एफिशिएंट वर्क कर सकता है, और रुबिस्को का केएम ज्यादा होता है, तो इसका मतलब वो ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ एफिशिएंटली वर्क। ये कल वाली क्लास में अपनी बात हुई थी, याद है आपको? तो आप बताइए कि भाई 360 पे बढ़िया काम कर लेता है C4, लेकिन नहीं बढ़िया काम करता है कौन? तो बताओ एटमॉस्फेरिक CO2 किसके लिए लिमिटिंग है? सी। और मैंने यही तो बोला था, इन ए क्लियर डे C3 प्लांट के लिए CO2 हमेशा लिमिटिंग रहेगी। हुई थी ना बात अपनी? उसका रीजन यही है क्योंकि मैक्सिमम वर्क किस पे करता है, और C3 की CO2 की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें सिर्फ रुबिस्को काम करता है, और रुबिस्को में O2 भी जुड़ सकती है, इसलिए कंपटीशन से बचाने के लिए उसकी डिमांड CO2 की क्या रहती है? हाँ हाँ, C3 और C4 दोनों में काम करता है, लेकिन C4 में रुबिस्को बंडल शीट में काम करता है, और उसकी सेल वॉल थिक होती है, और उसके पास वाटर का ब्रेकडाउन भी नहीं होता, तो ऑक्सीजन एफिशिएंटली आती ही नहीं रुबिस्को के पास, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता। कल बात हुई थी अपनी, आया था कल क्लास में, बताया था मैंने बहुत बढ़िया से। बढ़े आगे? हाँ बच्चों सुनो फिर। एनसीईआरटी कहती है कि अगर इस कंसंट्रेशन को हम 500 माइक्रोन पर लीटर तक भी बढ़ाएं ना, तो फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगी 500 तक। किसके लिए? लेकिन इसके बाद नहीं। इसके बाद आप बताइए रेट क्या हो जाएगी? पूछो क्यों? जरूरत से ज्यादा अगर CO2 आ जाए ना बच्चे, बोलो जरूरत से ज्यादा अगर प्लांट में CO2 आ जाए, तो CO2 सेल में अगर जरूरत से ज्यादा है तो बोलो एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी? एसिड बनाएगी, तो पीएच क्या कर देगी? एसिडिक। और बोलो एसिडिक पीएच पे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे तो गैसेज एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो बोलो हाई CO2 कंसंट्रेशन क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोमेटल क्लोजिंग, और अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बच्चे बंद हो जाता है, तो CO2 कैसे अंदर आएगी और कैसे फोटोसिंथेसिस चलेगा? इसलिए हम कहते हैं कि CO2 एक लिमिट तक C3 के लिए क्या करती है बच्चे? फोटोसिंथेसिस को बढ़ाती है। तो बताइए एटमॉस्फेरिक CO2 किसके लिए लिमिटिंग है और किसके लिए लिमिटिंग नहीं है? ठीक है बात या नहीं? एक बात एनसीईआरटी की बहुत ध्यान से पढ़नी है, और ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम, बच्चा इस चीज को मिस करता है। पूछो क्या? एनसीईआरटी लिखती है एट लो लाइट इंटेंसिटीज, बोलो नाइदर ग्रुप, नाइदर ग्रुप मतलब ना C3 ना रिस्पॉन्ड टू एटमॉस्फेरिक CO2। बताओ रात को CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 360 माइक्रोन पर लीटर रहता है, हाँ या ना? बताओ रात को प्रोडक्शन C3 प्लांट का ज्यादा होता है या C4 का? किसी का भी नहीं, क्योंकि रात को लाइट ही नहीं होती। आप बताइए अगर आप चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर की CO2 को प्लांट रिस्पॉन्ड करे और अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करे, उसके लिए लाइट का होना। इसलिए एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि एट लो लाइट इंटेंसिटीज या एट लो लाइट नाइदर ग्रुप ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन। अगर आप CO2 बढ़ाते भी हैं, जब तक लाइट नहीं होगी प्लांट उस CO2 के लिए रिस्पॉन्ड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बढ़ूं आगे? अरे हाँ ना तो बताओ, पक्का ना? सोचो अगर C3 और C4 का हम एक ग्राफ ले लें, CO2 कंसंट्रेशन का, ये क्या हो गया? CO2 कंसंट्रेशन का क्या ले लेते हैं एक ग्राफ, ठीक है? ऐसे देखो, ये एक्स एक्सिस पे तो लिखा मैंने CO2 कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा? रेट। यहां देख लीजिए कि रेट मैक्सिमम है ना? बोलो पहला ग्राफ मैं C4 के लिए खींच रहा हूं, पहला ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं? C4 के लिए। तो आप बताइए कि जो C4 प्लांट्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा C4 प्लांट, तो एटमॉस्फेरिक CO2 कितनी है? 360। तो बोलो 360 माइक्रोन पर लीटर पर, ये तो मैक्सिमम रेट शो करेगा अपनी। अब अगर यहीं पर अपने ग्राफ लें किसका? C3 का, तो बोलो एक तो ग्राफ C4 से थोड़ा लेट शुरू होगा, ध्यान रखना इस बात का। C3 प्लांट्स में
फोटोसिंथेसिस के लिए डार्क रिएक्शन को ट्रिगर करने में CO2 की अमाउंट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है ना ऑक्सीजन और CO2 का। C4 में होता नहीं, तो C4 तो क्या करते हैं, कम CO2 से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन C3 जो होते हैं वो ज्यादा CO2 से रिस्पॉन्ड करते हैं। और बताइए, अगर CO2 कंसंट्रेशन 360 माइक्रोन पर लीटर है, तो C3 प्लांट का प्रोडक्शन बोलो C4 से भी कम है। ग्राफ नीचे है ना। अब आप बताइए, जैसे जैसे CO2 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर आप C3 प्लांट को उसकी रिक्वायर्ड CO2 दे देते हैं 450 तक, 400, तो बताइए वो C4 के मैक्सिमम प्रोडक्शन को भी क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, C4 का। अरे नेचुरल देखो आप, एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है, तो आप बोलो एट एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन C4 आर बेटर देन C3, लेकिन हाई CO2 कंसंट्रेशन पर C3 बेटर देन C4, है ना। अरे हाँ ना तो बताओ। एक बात और बताता हूं बढ़िया से, पूछो क्या। देखो C4 बेसिकली मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, वो कभी पेड़ नहीं बनते, इसलिए ना आपको ये कहा जाता है कि पेड़ लगाओ। लगाते आप पौधा हो, लगाते क्या हो, लेकिन आपको कहा जाता है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ। ऐसा कौन बंदा है भाई जिसने बड़ा सारा पेड़ उखाड़ के इधर से उधर कर दिया हो। हर कोई छोटा पौधा ही लगाता है, और वो बड़ा होके क्या बनता है, और जो छोटा पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा वो डाइकोट होगा, क्योंकि डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और डाइकोट C3 होते हैं, और C3 जो है CO2 ज्यादा कंज्यूम करते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं, हाँ या ना बोलो। C3 प्लांट के ज्यादा CO2 को कंज्यूम करने का जो करैक्टर है, बोलो ऐसे। जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे ना, इकोलॉजी, तो आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस। क्या पढ़ना है, ग्रीन हाउस। बताओ ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, CO2 होती है ना। अब बताओ मैं ग्रीन हाउस में कौन से प्लांट्स को नेचुरली ग्रो करवाऊं कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। हाँ तो बताओ C3 प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं कहां पर, ग्रीन हाउस एरिया में, यस और नो, जिससे इनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है। बोलो प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला, मैं क्या करूं कि प्लांट को आर्टिफिशियली बाहर से फर्टिलाइजर दे दूं, फर्टिलाइजर दे दूं, बाहर से प्लांट को क्या दे दूं, फर्टिलाइजर दे दूं कि भाई ये लो, तो प्लांट क्या करेगा। आप सोचो, मैंने अभी को फर्टिलाइजर दिया ही नहीं, लेकिन उसे ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करवा दिया जहां CO2 क्या है, तो प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होगा या बुरा। इसलिए इसको बोलो CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वो ग्रीन हाउस एरिया में जो पॉली हाउस, पॉली बैग्स वो बनाए जाते हैं ना बच्चे, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, पॉली हाउस बनाए जाते हैं, वो हमेशा C3 प्लांट्स के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट बनाए जाते हैं जहां CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन, उनका प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और इसे हम कहते क्या है, CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। समझ रहे हैं बात या नहीं। आपसे एग्जामिनर ने कहा कि जैसे आपने डाइवर्सिटी पढ़ी थी, तो आप इक्विसेटम पढ़ते हैं, हॉर्स टेल, एक आप पढ़ते हैं लाइकेंस में असनिया। आप बताइए कि भाई ये ऐसे हैं जो आग लगने का कारण है जंगल में, फॉरेस्ट फायर का रीजन बताते हैं इसको हम। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि भाई जंगल में आग लग गई, डेंस फॉरेस्ट था उसमें क्या लग गई, आग लग गई, ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है। अप्लाइड बॉटनी की क्वेश्चन है बच्चे ये। अप्लाइड बॉटनी का मतलब होता है कंडीशन दी जाती है, फिर उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना होता है कि किस वजह से ही हुआ एप्लीकेशन। तो आपको कहा गया कि एक जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था, उसमें आग लग गई, सारा जंगल तहस नहस हो गया, पेड़ पौधे बचे नहीं। बताओ सबसे ज्यादा गैस कौन सी है अब वहां, कंबंशन हो गया ना बच्चे, तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप फिर से जंगल को आबाद करना चाहे तो कौन से प्लांट सबसे पहले ग्रो करवाओ, CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। समझ रहे हैं बात। और आजकल ऐसा करवाया भी जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक पढ़ के आइएगा आप, फिर मैं आपको कल टेम्परेचर और वाटर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है भाई, चलो।